नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज इसका सेट नंबर 2 रहने वाला है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में साइंस का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। मतलब कि 30 से 35 क्वेश्चन लगभग साइंस से आता है, जो आपके सिलेक्शन को तय करता है मेरे भाई। तो आज हम सिर्फ सवालों को ही नहीं करेंगे, बल्कि उनके जितना भी गहराई वाला कॉन्सेप्ट होता है उस सबको समझेंगे, ताकि अगर आपके परीक्षा में कोई भी सवाल जो है घूम कर आता है तो आप उसे आसानी से लगा सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आप भी मेरे साथ कॉपी और पेन ले लीजिए और क्वेश्चन को करते रहिए। आप देखिए कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम आ गया है। तो आपको भी पता होना चाहिए आप लगभग कितने क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा हमने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप भी पेन और कॉपी उठा लीजिए। तो देखिए, हमारा आज का पहला सवाल जो है दिया है, स्पेस पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जैसे ये है NaOH CaCO3 CaOH होल ट्वाइस, यहाँ इसको होल ट्वाइस कर लीजिए, और CaO है। तो ये हमसे यहाँ पे क्या रख दें कि हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं और ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करें। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए हमें करना क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए मेरे भाई, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए हमें आवश्यकता होती है किसके? बुझे हुए चूने की। बुझे हुए चूने मतलब क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है इसका निर्माण, ये हम आपको इक्वेशन बना के बताते हैं। बुझा हुआ चूना लेते हैं हम लोग, CaOH होल ट्वाइस, और इस पर हम लोग क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। ठीक है, क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये अभिक्रिया करके बना लेता है CaOCl2। यही होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 ये हमारा क्या कहलाता है? ब्लीचिंग पाउडर। और यहाँ पे और क्या उत्पाद के रूप में बनता है, यहाँ पे देख लीजिए अब क्या बच रहा है। CaOCl2 बन गया, इसके बाद निकलता है पानी बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है H2O। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट हमसे ब्लीचिंग पाउडर पूछ लेता है। ब्लीचिंग पाउडर, या फिर इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विरंजक चूड़। ये भी आप ध्यान रखिए कि इसे ही हिंदी में विरंजक चूड़ कहा जाता है, और एग्जाम में विरंजक चूड़ करके दे देता है, तो बहुत लोग इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, इसे ही विरंजक चूड़ कहा जाता है, इसे ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ठीक है, और देखिए कभी कभी पूछ लेता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो कपड़ा उद्योग में, ठीक, कपड़ा उद्योग में भाई मेरे सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। क्योंकि अगर आपको किसी कपड़े से कलर उड़ाना है तो आप लोग उसको, आप लोग भी अपने घर में अगर कोई सफ़ेद कपड़ा रहता है, देखिए साफ करने के लिए अगर दाग लग जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर से क्या है, कपड़े का कलर उड़ाने में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। और कीटाणुनाशक के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पानी की टंकी वगैरह में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर मार देते हैं, डाल देते हैं, तो वो कीटाणुओं को मार देता है। तो इसका उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? CaOH होल ट्वाइस, मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, कभी कभी बुझे हुए चूने का सूत्र पूछ लेता है हमसे, तो ये भी आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिए। ठीक है, तो अभी तक जितने फैक्ट बताए हमने, ये सब आप नोट करते रहिए, ताकि आपको फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो है दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक समीकरण गलत है। ठीक, अब हमसे गलत वाला पूछा, इसका मतलब मेरे भाई क्या है, हमें सही वाला तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन है हमारे पास A 3Fe। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में ये क्या लिखा हुआ है, यस लिखा है। यस, यस का मतलब क्या होता है? सॉलिड। आप जब भी कहीं ऐसे ब्रैकेट में यस लिखा हुआ देखिए, तो इसका मतलब क्या होता है? सॉलिड होता है।
यहाँ पे देखिए एल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, एल का मतलब क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक, और कहीं कहीं आप देखेंगे ऐसे लिखा होता है ए क्यू, ए क्यू का मतलब एक्वस। ठीक है, एक्वस। अब आप पूछेंगे एक्वस क्या होता है, तो एक्वस मतलब एक प्रकार का जलीय विलयन ही होता है। जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए दूध। ठीक है, तो दूध क्या हुआ, पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता है, एक्वस होता है, वो जलीय विलयन होता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, एक्वस। या फिर आप लोग जेली वगैरह देखते होंगे, वो विलियन नहीं है, मतलब वो लिक्विड भी नहीं होता, ठोस भी नहीं होता, एक्वस होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये दिया है 3Fe+H2O, और इधर जो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है क्या, Fe3O4, मतलब फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है। तो ये समीकरण आप लोग अब यहाँ पे मिलाकर भी देख लीजिए, इनका बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 3 फेरस है, यहाँ पे भी 3 फेरस है, यहाँ पे अब देखिए 4 दूना 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन बन रहा है अभी, 2 2s2, मतलब 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी देख लीजिए क्या है, 4 ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसे और बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं हाइड्रोजन को, लेकिन ये जो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है 3 फेरस और 4 हाइड्रोजन, ये बिल्कुल मतलब 4 ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही यहाँ पे बैठ रहा है। तो हमारा ये वाला क्या है, सही, मतलब सही है। ठीक है, हमें गलत ढूंढना है इसमें। अब देखिए दूसरा ऑप्शन जो है CO+2H2। ठीक, क्या दिया है, CO+2H2, और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है, मेथेनॉल, CH3OS। तो मेरे भाई बिल्कुल सही इक्वेशन है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से जब हम लोग हाइड्रोजन की अपक्रिया कराते हैं तो वहां पे हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, मेथेनॉल। इसका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, क्या होता है इसका नाम, मेथेनॉल। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा समीकरण सही है। और तीसरा देखिए क्या है, दिया है 2Mg+O2, और यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है MgO। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम को, जो हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये राख के रूप में क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, पूरा पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हेलो, हाँ कौन भाई, अरे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही चल अब्बा आओ, फोन करते टाइम लगी थोड़ा, आधे घंटा। चलो चलो अब्बा आओ। ठीक। हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। और ये वाला जो इक्वेशन यहाँ पे दिया है, ये आप लोग जब भी एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे उसमें पहले ही चैप्टर में ये वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा। और ये सब इक्वेशन जो है आपको एनसीईआरटी की बुक मिलेगा। आप लोग अगर बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक पढ़िए मेरे भाई। ठीक है, आप लोग किसी का कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस हम करवा ही रहे हैं। अगर आप कहेंगे हमसे कोई चैप्टर पढ़ाने के लिए, हमारे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दीजिए, सर जी ये वाला चैप्टर हमें समझा दीजिए, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, हम आपको डिटेल में चैप्टर समझाएंगे उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलिए हम प्रैक्टिस सेट पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, चौथा ऑप्शन जो हमारे पास है क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO+H2, और यहाँ पे दिया है CH2O। और ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मेल्डिहाइड है। ठीक है, ये क्या है, फार्मेल्डिहाइड। तो अभी हमने आपको बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड से हम लोग जब भी ये करवाते हैं क्या, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, मेथेनॉल। लेकिन वही सेम सेम अभिक्रिया यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेरे भाई ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमें यही चीज खोजना था। ठीक है, दिया है रासायनिक समीकरण कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है, क्योंकि देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की हम लोग जब भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, मेथेनॉल, ना कि फार्मेल्डिहाइड। ठीक, और ये किसका फार्मूला है, फार्मेल्डिहाइड, ये किसका है, मेथेनॉल का। ये सब भी आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में ध्यान देते रहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट कभी कभी मतलब क्वेश्चन ही आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा अगला सवाल जो है दिया है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है
तो प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो देखिए अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, इसी हिसाब से हम आपको चलिए सबका एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हमें, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो अभी जो पिछला वाला प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसमें हम आपको बढ़िया बाकायदा चित्र सहित समझाए थे कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है। देखिए जब भी कोई चालक तार, मान लीजिए यहाँ पे है एक चालक तार, यहाँ पे है, ठीक है, और ऊपर की तरफ मान लीजिए धारा बह रही है, तो अगर इसे हम पकड़ेंगे ऐसे दाहिने हाथ से, ठीक, अंगूठा हमारा किस तरफ रहना चाहिए, ऊपर की तरफ। मान लीजिए आप अगर अपने हाथ में पेन इस समय पकड़े हैं, तो आप पेन का जो निब है लिखने वाला उसको करिए नीचे, ठीक है, और ऐसे पकड़ लीजिए। तो अब देखिए अंगूठा आपका ऊपर की तरफ होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो अंगूठा वो क्या बताता है हमें, धारा की दिशा बताता है। क्या बताता है, धारा की दिशा। और आपकी जो चारों उंगलियां होती हैं वो क्या बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को ऐसे बताती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया दाएं हाथ के अंगूठे का नाम। ये हमें प्रेरित धारा नहीं बताता है, ये केवल धारा बताता है। जैसे आप देखे होंगे खंबे से लाइट जा रही है, मतलब तार गया होगा 11,000 वोल्टेज का, तो इस खंबे से उस खंबे तक ऐसे करंट प्रवाहित होता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कभी मान लीजिए आप गांव में रहते हैं तो हरा बांस वगैरह काट के अगर ले जा रहे हैं तो ऊपर से बहुत नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है और वो अपने आप खींच लेता है उसे, ठीक है। नहीं कहते गांव में बहुत अरे खींच लेला अपने आप, तो वही होता है कि उसे वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है तो उसे खींचता है। इसीलिए थोड़ा दूरी से ले जाना चाहिए, नहीं तो नीचे से ले जाना चाहिए। तो ये तो बताता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, क्या बताता है हमें, धारा की दिशा को बताता है। लेकिन ये सिंपल वाला है, इसमें प्रेरित धारा कुछ नहीं है, प्रेरित धारा नहीं बताता है। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा, प्रेरित धारा। अब देखिए अगला जो दिया है मैक्सवेल के कार्क स्क्रू का नियम, ये भी सेम चीज यही है। हमें ये केवल ऐसे कोई तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें हमें ये बताना, ये हमें ये बता सकता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। तो अगर हम लोग जो धारा की दिशा होती है, अगर अंगूठा उस तरफ कर दें और चारों उंगलियों को ऐसे पकड़े रहें, तो हमें धारा के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताता है। अब जो मैक्सवेल का स्क्रू वाला नियम होता है, जैसे हम लोग देखिए स्क्रू अगर ऐसे आप लोग कसते हैं नट बोल्ट को स्क्रू द्वारा, तो ऐसे कसेंगे, ठीक है, कहीं पे आप लोग ऐसे ऐसे घुमाएंगे, मान लीजिए आप घुमा रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ऐसे से घुमाएंगे उसे, तो अंदर की तरफ आपका स्क्रू घुसेगा, ठीक, अंदर की तरफ घुसेगा। आप लोग अपने हाथ से उसे घुमा रहे हैं, तो जिस तरफ आप घुमाएंगे मतलब आपका स्क्रू स्क्रू अंदर की तरफ घुस रहा है, वो धारा की दिशा को बताएगा। और आप जिस तरफ से घुमा रहे हैं उसको, जैसे से घूम रहा है, वो क्या बताता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है। तो यहाँ पे तो ये हो गया, ये हो गया, दो चीज हो गया। अब तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए उस दिन प्रैक्टिस सेट में ये वाला भी हम लोग चित्र सहित इसको भी बताए थे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कि अगर हम अपनी बाएं हाथ की मतलब तीनों अंगुलियों, कौन कौन, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एकदम 90 डिग्री पर फैला कर रखें, मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर फैला कर रखे उसे, तो देखिए उसमें हम आपको क्या बताए थे, फादर, मदर और चाइल्ड। फादर का मतलब जो अंगूठा होता है हमें फोर्स बताता है, ठीक, और जो तर्जनी उंगली हम बताए थे आपको, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताता है। और जो ये हमारा हो गया था मध्यमा जो होती है, मध्यमा वाली उंगली, ये क्या बताती है, चाइल्ड, मतलब करंट की दिशा को बताता था। ये चीज हम आपको उस दिन भी बताए थे। तो ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, ये केवल फोर्स बताने, फोर्स की दिशा, ठीक है, किसकी दिशा, फोर्स की दिशा बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। ये हमें बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें आप बहुत लोग, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ऐसे पढ़ने को पढ़ लेंगे लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। बाद में जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा था, कौन बाएं हाथ का नियम है, कौन दाएं हाथ का नियम। लेकिन आप ये हमेशा याद करके रखिए कि फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है किसकी दिशा बताता है, बल की दिशा को बताता है। और अगला हमारे पास जो ऑप्शन है क्या, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो मेरे भाई फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम होता है ये हमें क्या बताता है, प्रेरित धारा की दिशा। अब जैसे जैसे बाएं हाथ का नियम में हम लोग तीनों उंगलियों, अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा को फैलाए थे, ठीक इसी तरह हम लोग दाएं हाथ की अंगुलियों को फैलाना होता है।
तो अब देखिए इसमें इसमें भी वही रूल लगता है, फादर मदर और चाइल्ड। इसका मतलब जैसे देखिए, जब कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जब हम लोग किसी चालक को गतिमान करते हैं, मतलब गति देते हैं, धक्का देते हैं, ठीक है, तो जिस तरफ धक्का दिए वो तो फोर्स की दिशा बताएगा। फिर उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है, ठीक है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगा, मतलब ये बीच वाली उंगली। और तीसरा, जिस तरफ धारा प्रवाहित होगी उसी तरफ क्या होगा, धारा की दिशा को बताएगा। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमें क्या बताता है, प्रेरित धारा। आप लोग जनरेटर देखे होंगे, जनरेटर में क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, प्रेरण के द्वारा उसमें धारा उत्पन्न करवा जाता है। हम लोग जनरेटर में क्या है, इंजन चलाते हैं, इंजन से हम लोग क्या है, उसमें डायनमो लगा होता है, ठीक है, तो डायनमो में हम लोग ऐसे शाफ्ट को घुमाते हैं जब, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, उसी से हम लोग धारा उत्पन्न करवाते हैं। तो वो क्या कहलाती है, प्रेरित धारा कहलाती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है, प्रेरित धारा की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है, फोर्स की दिशा, ठीक है। मैक्सवेल के कार्क स्क्रू का नियम क्या बताता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ठीक है, कि अगर कोई चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरफ उत्पन्न हो रहा है, ये हमें मैक्सवेल के कार्क स्क्रू का नियम बताता है। और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी यही चीज बताता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला जो सवाल दिया है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए Ba मतलब बेरियम और K मतलब पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। तो मेरे भाई देखिए ये बहुत सी सिंपल चीज है। अब देखिए इसमें जो पोटेशियम होता है और बेरियम होता है, ठीक है, पोटेशियम क्या चीज है, ये क्षारीय धातु है। कौन सी धातु है, क्षारीय धातु है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता, संयोजकता इसकी कितनी होती है, +1 की, ठीक। और बेरियम क्या है, ये क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, ये क्या होती है, क्षारीय मृदा धातु है। इसकी संयोजकता देखिए कितनी होती है, इसकी संयोजकता होती है +2 की, ठीक। इसकी संयोजकता +1 की, इसकी संयोजकता +2 की। अब देखिए जब भी हमें इसके साथ कोई चीज जोड़ना होगा तो उसकी संयोजकता या तो 1 अगर रहेगी तो सीधे सीधे हो जाएगा, अगर 2 रहेगी तो हमें 2 पोटेशियम लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर इसमें हमको किसी चीज को जोड़ना है तो अगर संयोजकता उसकी 1 रहेगी तो उसे हमें 2 बार लेना पड़ेगा, अगर संयोजकता 2 रहेगी तो 1 बार लेंगे, इसी तरह। अब देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे दिया है BaO, ठीक है, और KO, तो ये संभव है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता मेरे भाई कितनी होती है, ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता, अब देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -2 की, ठीक है। इसी हिसाब से अब यहाँ पे बैठा देंगे हम, ये तो बन जाएगा BaO बन जाएगा, क्योंकि देखिए बेरियम की 2 होती है, ऑक्सीजन की 2, तो बराबर हो जाएगा। लेकिन ये KO है तो ऑक्सीजन की 2 होती है, तो यहाँ पे K2O होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो चीज अभी यहाँ बताया K2O होना चाहिए, इस वाले में है भी, ठीक। जैसे यहाँ पे BaO2 है तो ये गलत है, अब BaO2 नहीं होना चाहिए, Ba2O2 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी BaO और K2O सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है, ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विघटन कहाँ पे होता है। अब ये इसको लगा लीजिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे भाई बहुत बार पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसका एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या इसमें हो सकता है। अब देखिए जब भी हम लोग, मतलब ये पहली बात तो ये समझ लीजिए ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विघटन क्या होता है और श्वसन क्या होता है। श्वसन जो एक हम लोग फेफड़ा से लेते हैं ये वाला श्वसन नहीं, हमको अंदर जो श्वसन होता है, एक होता है वायवीय श्वसन हमारे शरीर के अंदर, एक क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बताते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन।
तो देखिए जब भी हम लोग जैसे कोई चीज़ खाते पीते हैं तो हमको क्या मिलता है, उससे ग्लूकोज मिलता है। कैसे मिलता है? जब भी हम लोग कोई चीज़ खाते पीते हैं तो उसका उसका जाके विघटन होता है, ठीक है। हमारी कोशिकाओं में क्या होता है, उसका विघटन। तो पहली बार ग्लूकोज से क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है। और ये पाइरूवेट कहाँ बनता है, ये बनता है कोशिका द्रव्य में, ठीक, मतलब साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म में। इसका विघटन होता है साइटोप्लाज्म में। और ये कैसा होता है, अवायवीय होता है, मतलब इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद होता है पाइरूवेट का विघटन। पाइरूवेट का क्या होता है, विघटन। और ये वायवीय में होता है, ठीक है, इसको वायवीय श्वसन बोलते हैं। और ये कहाँ पे होता है मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये चीज, यही चीज पूछा हमसे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसका विघटन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके पश्चात जब विघटन हो जाता है तो हमें क्या मिल जाती है, एटीपी ऊर्जा के रूप में, जो कि हम लोग खाना किस लिए खाते हैं, ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। और ये ऊर्जा हमें मिलती कहाँ पे है, यहाँ पे एटीपी के रूप में। तो देखिए कैसे कैसे, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम जो अपने अंदर ग्लूकोज लेते हैं उसका पहले विघटन होता है, विघटन से बनता है क्या, पाइरूवेट। और फिर पाइरूवेट बनता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, तब हमें जाके ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा, पाइरूवेट का विघटन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ज़्यादातर हमसे पूछता है ग्लूकोज का विघटन कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में, मतलब कोशिका द्रव्य में, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखिए, दोनों चीज़ याद रखिए। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप लोग क्रिकेट अगर देखते हैं तो जैसे वहाँ पे एक बार मैक्सवेल मैच आ रहा था, जब वहाँ से क्या कहते हैं, ये अफगानिस्तान का मैच था ऑस्ट्रेलिया से, वर्ल्ड कप में जब था। तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे क्रैम्प बार बार आ रहा था मैक्सवेल को, और मैक्सवेल उसमें दोहरा शतक मारा था, ठीक है। और उसको बार बार क्रैम्प आ जा रहा था। वो क्रैम्प क्यों आ जाता है, ठीक। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। जब भी हम लोग कोई चीज़ अचानक काम करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग कोई अचानक से मुड़ गए, या फिर आप लोग कभी कभी बाइक पे बैठते होंगे तो देखिए यहाँ पे क्रैम्प आ जाता है आपके पैर में, ठीक। ये क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई चीज़ अचानक से करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे ऊर्जा नहीं बन पाता है, ठीक है। ऊर्जा नहीं बन पाता, और वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनने के कारण वहाँ पे क्रैम्प आने लगता है मेरे भाई। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए आप अचानक से कोई काम करने गए, तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन कमी अगर हुई, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उसका विघटन नहीं हो पाएगा, हमें ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिसके कारण हमें क्रैम्प आ जाता है। जो मैक्सवेल को बार बार क्रैम्प आ रहा था इसी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए मेन रूप से हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है क्या दिया है, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है। तो लवण जल का मतलब क्या हुआ, लवण जल का मतलब मेरे भाई नमकीन पानी। और नमकीन पानी का मतलब क्या होता है, NaCl प्लस H2O। ये हो गया क्या, नमकीन पानी, लवण और जल। अब कह रहा है इसके विद्युत अपघटन के दौरान क्या बनता है, तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या बनता है। यहाँ पे तो सबसे पहले क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस, इसमें से निकलता है क्लोरीन गैस, और इसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अब आप इसको जो है संतुलित कर लीजिएगा अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या क्या मिलता है, NaOH, और NaOH को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे, ठीक है। और ये क्या है, क्लोरीन गैस है। और इसी क्लोरीन को हम लोग, अभी आपको एक इक्वेशन बताए थे उसमें बताए थे, इसी क्लोरीन को हम लोग प्रवाहित करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। जब हम लोग बुझे हुए चूने
पर जो क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, वो क्लोरीन गैस यहीं से हम बनाया जाता है। ठीक है, वो क्लोरीन गैस यहीं से बनाते हैं और फिर इसे यहाँ पे ले जाकर हम लोग प्रवाहित कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता था, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक, और ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और हमें ये हाइड्रोजन भी मिल जाता है। तो जब भी ये चीज़ मतलब नमकीन पानी का या फिर लवण जल का हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है, क्लोरीन भी गैस भी मिल जाती है, तो दोनों चीज़ फायदेमंद है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग साबुन वगैरह बनाने में उपयोग करते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें इसका उत्तर क्या होगा, सीधी बात मुद्दा वाली बात ये, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग इसे संतुलित भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए अगर 2 लगा लेंगे तो यहाँ पे 2Na हो जाएगा। अब 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हो गया है, और यहाँ पे 2 क्लोरीन तो हो गया संतुलित ये। ठीक, इसको संतुलित करते हैं H2, मतलब 2 कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे और लगा लीजिए 2। अब ये पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। तो मेरे भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज रुकने वाली नहीं है जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग ये और सीरीज करने वाले हैं। अगर आपको कोई इसमें कमी लग रही है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर कमेंट बॉक्स में आप हम लोग बताइए कि ये कमी है, तो हम लोग उसको सुधार भी देंगे। ठीक है, आपके लिए। और अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा हो जो नहीं आ रहा है, आपको उसको दिक्कत हो रही, चाहे न्यूमेरिकल वाला हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे जो हो, वो आप हमको टेलीग्राम पे भेज दीजिए, हम उसको एकदम डिटेल में पढ़ा देंगे। चाहे एक लोग भी भेजेंगे तब भी हम उसको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है क्या दिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही एग्जाम्पल बताइए, मतलब सही उदाहरण हमको बताना है। तो देखिए अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, एक होती है विस्थापन अभिक्रिया, एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक होती है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन में भी एक प्रकाश वैद्युत अपघटन, और ये 3 प्रकार का उसमें होता है इसी प्रकार से। तो यहाँ पे अगर हमसे देखिए द्विविस्थापन पूछा है, इसका मतलब इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो जैसे देखिए इसमें पहला जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, 2NaCl है, जो कि ये 2 भागों में विभाजित हो रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग अपघटन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अपघटन कह सकते हैं। ये विस्थापन भी नहीं है, ये क्या है, सीधा सीधा अपघटन है। अब दूसरा वाला देखिए क्या है, CaO प्लस H2O, ये जुड़ के बन जा रहा है CaOH होल्टा। इसका मतलब क्या है, ये जुड़ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग है और जुड़ रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन। संयोजन मतलब एडिशनल इक्वेशन, संयोजन अभिक्रिया है। और ये देखिए एक था टूट के अलग अलग हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, अपघटन, और ये बोल दिए हम लोग संयोजन। इसके बाद ये भी देखिए कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन। और 2 विस्थापन हम बताएं अभी आप लोग, आयनों का होता है ट्रांसफर। जैसे यहाँ पे देखिए SO4 जो होता है ये डबल निगेटिव आयन होता है, Cu की संयोजकता डबल पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे देखिए सल्फर है। अब यहाँ पे जो ये बना Cu किसके साथ जुड़ गया, सल्फर के साथ। SO4 किसके साथ जाके जुड़ गया है, हाइड्रोजन के साथ, इस वाले हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ये जुड़ गया है। तो इसमें 2 आयनों का क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं इसे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसीलिए इसको साफ साफ देखिए, इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस H2S, जो प्रोडक्ट के रूप में बना कॉपर सल्फाइड प्लस, क्या कहते हैं इसको, आप लोग इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्या है। भाई आप लोग बचपन से इसको पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर इसको पढ़कर हमें बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए ये क्या चीज़ है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है ये किसका है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आपको कई चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, दिया है निम्नलिखित तालिका में आपतित प्रकाश किरण की दिशा और परावर्तित प्रकाश किरण की दिशा 2 अलग अलग स्तंभों में दी गई है।
स्तंभ को सुमेलित कीजिए। तो हमें कुल मिला जुला कर यहाँ पे जो दिया है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, ऐसे यहाँ पे कोई मान लीजिए समतल दर्पण है, ठीक है, इसको पॉलिश नहीं करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। समतल दर्पण है, तो यहाँ से अगर कोई किरण आएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। फिर ये परावर्तित होने के पश्चात लौट जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और जहाँ से ये लौटी है इसी के बीच में ये क्या बन जाता है, अभिलंब बन जाता है, ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए, आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण दो अलग अलग स्तंभों में हमको बताना है कौन सा मेल खा रहा है इसमें, ठीक। तो देखिए हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, इसको थोड़ा ये साफ नहीं दिख रहा, हम पढ़ के बताते हैं आपको। पहला जो दिया है, आपतित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या इसकी ओर निर्देशित होती है, ठीक है। जब मतलब ये दिया है प्रकाश परावर्तन से पूर्व, मतलब आपतित किरण के बारे में दिया है, और ये दिया है परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, और ये परावर्तन के पूर्व किधर से आ रही है। तो ये कह रहा है कि आपतित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या इसकी ओर निर्देशित होती है। कहने का मतलब ये है, जब भी कोई दर्पण है, चाहे वो अवतल दर्पण हो, देखिए अवतल दर्पण इस तरीके से होता है, और इस तरीके से क्या होता है, हमारा उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, जब भी कोई प्रकाश किरण, देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश किरण समांतर से आती है तो वो फोकस से होकर ऐसे लौट जाती है, या फिर जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। ये वाला ये हो गया, और इसका ये चीज हो गया, ठीक। तो यही कह रहा है कि प्रकाश आपतित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या इसकी ओर निर्देशित होती है, मतलब हमें आभासित होती है। तो क्या होता है, तो मेरे भाई देखिए, जब भी कोई आपतित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, अभी यहाँ पे बताएं, अगर ये फोकस से होकर जाएगी तो फिर वापस परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। तो यहाँ पे हमको यही खोजना है कि मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से लौटेगी। ये देखिए क्या है, परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर संचारित होते हैं। तो कुल मिला के ए वाला जो मिलेगा किससे मिल जा रहा है, आर से, ठीक है, ए वाला मिल रहा है आर से। अब हम लोग बी वाला देखते हैं, दिया है आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है या इसकी ओर निर्देशित होती है। तो जब भी कोई आपतित किरण, ऐसे देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे फोकस है, जब भी कोई आपतित किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से जाएगी तो सीधा सीधा वहीं से वापस लौट भी जाती है। तो हमको यहाँ पे खोजना है सीधा सीधा कौन लौट रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है परावर्तित किरण विपरीत दिशा में आपतन पथ का पुनः अनुरेखण करेगी। ये चीज एकदम सही है क्योंकि उसी रास्ते से लौट जाएगी। तो बी वाला जो हमारा मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, यस से मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए वाला आर से, बी वाला यस से, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। इन दोनों में ऑप्शन में कोई सही हो सकता है। अब तीसरा देखते हैं क्या दिया है, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से लौटेगी या लौटते हुए प्रतीत होगी, हमें फोकस से। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, या तो मुख्य फोकस से गुजरेगी या मुख्य फोकस से अपसरित प्रतीत होगी। तो ये वाला बिल्कुल इससे मैच करेगा, ठीक है, ये वाला इससे मैच करेगा। तो कहने का मतलब सी वाला किससे मैच कर रहा है, पी से, सी वाला पी से मैच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये भी कट गया हमारा, कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी वाला बचा, ठीक है। चौथा भी हम लोग देख लेते, दिया है आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ एक कोण बनाते हुए दर्पण के ध्रुव की ओर निर्देशित होती है। अगर ध्रुव की ओर निर्देशित होगी तो क्या होगा, सीधे आर पार निकल जाएगी, जो कि यहाँ पे दिया भी है, परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के दूसरी ओर आपतित किरण के सापेक्ष समान कोण बनाती है। तो कुल मिला के हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मेरा भाई ये देखिए, ये वाला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्रुप डी अगर तैयारी कर रहे हैं आप लोग, अगर फिजिक्स आपको पढ़ना है तो लाइट मतलब प्रकाश वाला चैप्टर। एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में ही चुंबक वगैरह भी आता है। ये 2-3 चैप्टर बहुत आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम पढ़ा भी देंगे डिटेल में, आप लोग इसका चिंता मत करिए, बस आप लोग कमेंट में बताइए कि पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। मतलब ज़रूरत हो आपको तो हम पढ़ा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो दिया है मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया था। तो ये देखिए अब मेंडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो जान लीजिए मेंडल ने किसकी खोज की। मेंडल ने खोज किया था
आनुवांशिक लक्षणों पर, ठीक है, वो खोज कर रहे थे आनुवांशिक लक्षण पर। तो यही चीज हमको यहाँ पे बताना है, हमें पूछ रखा है कि मेंडल ने लक्षणों का अध्ययन क्यों किया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब इसमें हमको जो बताना है क्या आपको, ये ऑप्शन हमारे पास है दिया है, यह ज्ञात करने के लिए कौन से अच्छे पौधे, मतलब कौन से पौधे सबसे अच्छे थे, ये तो आंसर नहीं है, ठीक है। फिर दिया है मटर के पौधों की विभिन्न किस्में बनाने के लिए, ये भी सही नहीं है। इसमें क्या दिया है, वंशागत के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन जो हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ था। अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनका पूरा नाम भी जान लीजिए क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। इन्हें क्या माना जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये चीज भी ध्यान रखिए आप, क्या माना जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी माना जाता है। तो ये किस पे प्रयोग किए थे, मटर पर, ये भी पूछ लेता है किस पर प्रयोग किए थे, मटर पर, मटर पर प्रयोग किए थे। तो ये जो है मटर के दानों का अलग अलग लक्षण लिए थे मेरे भाई, जैसे कौन कौन सा लक्षण था, 7 प्रकार के लक्षण थे। जैसे पौधे की लंबाई, ठीक है, अलग अलग पौधों की लंबाई लिए थे वो, एक बौना पौधा एक लंबा पौधा, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, बौना पौधा लंबा पौधा। और एक फूल का रंग लिए थे लक्षण वो, जिसमें एक बैगनी फूल था एक सफेद फूल था, है कि नहीं, फूल का रंग, और तो इसमें एक सफेद था एक क्या था, बैगनी था। फिर फूल की स्थिति पर लिए थे, एक लक्षण क्या था, फूल की स्थिति। अब देखिए फूल की स्थिति का मतलब क्या होता है, फूल की स्थिति, फूल की स्थिति का मतलब एक जो फूल मटर में ऐसे लग रहा था, जैसे ये मटर का पेड़ है, एक फूल यहाँ पे सीधे ऊपर लग रहा था, एक फूल ऐसे ऐसे यहाँ पे इसके बगल बगल किनारे में भी लग रहा था, ठीक है। तो ये फूल की स्थिति मतलब अक्षीय और ऊर्ध्वाधर वाला, ठीक। इसके बाद हमारा जो चौथा था वो क्या था, फली का रंग। चौथा हमारा क्या था, फली का रंग। फली का रंग में जैसे एक हरा था और क्या था, ये पीला था। अब जो एक था फली का आकार, पांचवा, फली का आकार। फली का आकार से मतलब क्या है, आप लोग देखे भी होंगे, फली का आकार में एक बहुत लंबी जिसमें 10 दाना पड़ता है, एक आता है जिसमें 4-5 दाना पड़ता है, तो ये फली का आकार होता है। बीज का आकार, बीज का आकार से मतलब क्या होता है, गोल दाना, ये छठा था, बीज का आकार, जिसमें ये गोल दाना था और ये झुर्रीदार था, ठीक है। और एक हो गया बीज का रंग, बीज का रंग मेरे भाई, ठीक है, बीज का रंग कैसा, एक हरा और एक पीला। तो ये 7 लक्षण लिए थे, ठीक। क्या किए थे, ये 7 लक्षण पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, प्रयोग किया था, और किसके लिए किया था, उनकी वंशागत के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, ठीक है। ये वाला हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल का उद्देश्य क्या था, उनको ये समझाना था कि ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं। तो ये 7 विशिष्ट लक्षण वही लिए थे, इनका अध्ययन कर रहे थे, और इन्हें अब ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशागत नियम के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए हमेशा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कितने प्रकार के लक्षण लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिए 7 प्रकार का लक्षण ली थी। उनका लक्ष्य जो था, मतलब उनका टारगेट जो था, केवल वंशागत के सिद्धांतों को उजागर करना था, जो न केवल मटर के पौधों पर था बल्कि सभी सजीवों पर लागू होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो अब यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो है दिया है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो इकाई वाट को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो इकाई वाट पहले आप समझिए क्या होता है, वाट जो होता है ये किसका होता है, शक्ति का, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या बताना है, कुल मिला के हमको मात्रक बताना है इसमें, कि 1 वाट को हम लोग किसके मात्रक में लिख सकते हैं। तो एक हम फार्मूला आप लोग हो सकता है पढ़े भी हो, W बराबर, V बराबर क्या होता है, W अपान
क्यू होता है। ये चीज़ हो सकता है आप पढ़े हों, या फिर यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो V का मतलब क्या होता है, वोल्ट, और क्यू का मतलब क्या होता है, कूलम। अब ये चीज बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, क्या है ये चीज। देखिए, जब भी विभवांतर की ये परिभाषा होती है, जब भी किसी एकांक आवेश को हम लोग एक विद्युत आवेशित क्षेत्र में लेकर आते हैं, तो वहां पे हमको कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कार्य किसके बराबर होता है, विभव के बराबर हो जाता है। यही है यहाँ पे V बराबर W बाई की। मतलब यहाँ पे अगर कोई विद्युतीय क्षेत्र है, अगर हम किसी एकांक आवेश को यहाँ पे इंटर कराएंगे, तो इसके विरुद्ध हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक। ये क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और अगर कोई दो आवेश इस तरह यहाँ पे रखे हैं, इनके दोनों के बीच जो विभव का अंतर होता है वही कहलाता है विभवांतर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट गुणे 1 कूलाम। ये फार्मूला हमेशा याद रखिए, V बराबर W बाई क्यू, या फिर W बराबर V इंटू क्यू हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 वोल्ट गुणे 1 कूलाम। यहाँ पे आप देख लीजिए, जहाँ पे भी ऑप्शन ये वाला दिखे वही मार दीजिए आंसर। तो 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट गुणे 1 कूलाम हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हमारा अगला सवाल जो दिया है, घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो ये चीज़ तो बहुत ही आसान है, आप लोग घरेलू मतलब कचरा भी देखते होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो इसमें दिया है औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रदूषकों का एक स्रोत होते हैं। ये बिल्कुल सही है, यही वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, औद्योगिक ठोस जो होते हैं ये मतलब प्रदूषक होते हैं। आप लोग कोई बता, अगर घर में आपके कोई अपशिष्ट कचरा निकल रहा है, जैसे आप लोग केला का छिलका, मूंगफली का छिलका, सब्जी वगैरह, ये सब अपशिष्ट जो होते हैं ये प्रदूषित नहीं होते। इसको आप अगर एक जगह रख दीजिए, ये खाद के रूप में बन जाएगा, इसका आप लोग कंपोस्ट खाद के रूप में उपयोग भी कर सकते हैं। या फिर आपके घर में लेकिन इतना कचरा नहीं इकट्ठा होता जो प्रदूषण, जिससे ज़्यादा प्रदूषण हो। भाई, जो फैक्ट्री अगर कोई लगी है, मान लीजिए प्लास्टिक की फैक्ट्री है या फिर कोई रिफाइनरी है, जाहिर सी बात है वहाँ पे कचरा ज़्यादा होता है जो विषैला भी होता है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रदूषकों का एक स्रोत होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अब देखिए, हमारा अगला सवाल जो दिया है, क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये हमको बताना है। तो अभी जो पिछला क्लास हम आपको पढ़ाए थे, उसमें आपको हम पूरी अभिक्रियाशीलता वाली श्रेणी बनाकर बताए थे कि अभिक्रियाशीलता वाली श्रेणी कैसे होती है। जिसमें हम आपको क्या बताए थे, काशीनाथ का माली, ऐसे बताए थे, काशीनाथ का माली, माली मतलब mg, आलू जरा फीका, फीका मतलब F ही रहेगा, ठीक है। फीका का मतलब क्या रहेगा, Fe। आलू जरा फीका पकाता है, इसके बाद इसी के नीचे ये रहेगा, ठीक है, ये ऊपर मत समझिएगा। कौन है आगे आए। अब देखिए, ये अब आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये हो गया हमारा पारा, मतलब ये हो गया सिल्वर, और ये हो गया गोल्ड। तो अब जो इसमें सबसे ऊपर है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जो सबसे नीचे वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पे फिर आप लोग, अगर ये आपको याद है मेरे भाई, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हमें बताना है। तो देखिए, चांदी है, प्लेटिनम है, जिंक है और सोना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए, चांदी, गोल्ड, ये सब कहाँ आ रहा है, नीचे। प्लेटिनम भी उतना नहीं होता है, और जिंक जो है इन सबसे ऊपर है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिए आप लोग, ये आप लोग याद कर लीजिए, काशीनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आए। इस तरह से अब ये ट्रिक है ये याद करने की, अगर याद कर लीजिए आप तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं एग्जाम में, और पूछता भी है हर हर समझ लीजिए पेपर में ये चीज आता है, ये क्वेश्चन अब क्रियाशीलता से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा अगला सवाल जो दिया है, क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर द्विक सूचक की सुई विक्षेपित
क्यों हो जाती है? तो देखिए भाई, ये बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है। जब भी आप कोई दिक्सूचक, एक पतली सी नीडल होती है, ऐसे देखिए आप लोग अपने अगर मोबाइल में कंपास खोलेंगे तो वहाँ पे भी एक नीडल टाइप ऐसे बना होगा, या फिर पुराने ज़माने में पुरानी फिल्में जो पायरेट्स वगैरह होते थे, उनके आप समुद्री लुटेरे वगैरह होते थे, वहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो वहाँ पे भी दिखेगा आपको ये चीज़ ऐसे लिए रहते थे। ठीक, फिल्मों में दिखाता है कंपास। तो उस कंपास में क्या होता है, एक सुई लगी होती है, दिक सूचक जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप उसे नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल में ले जाएंगे तो हमेशा उसकी नीडल जो है नॉर्थ पोल की ही तरफ रहती है। नॉर्थ पोल की तरफ हमेशा उसका नीडल कहाँ रहेगा, नॉर्थ पोल की तरफ रहेगा। तो अगर आप ऐसे पूर्व दिशा में जाएंगे तो हमेशा नीडल कहाँ रहेगी, नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल जो है मैग्नेटिक पोल माना जाता है। इसीलिए गांव में बोला जाता है कि उत्तर की तरफ मुड़वारी के ना सोए के चाहिए। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये सब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है नॉर्थ से साउथ में, ये हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिक् सूचक क्या होता है। तो यही होता है दिक् सूचक, मतलब जो हमें दिशा का ज्ञान कराता है। तो ये नीडल हमेशा कहाँ रहेगी, उत्तर दिशा में। अगर हम लोग पूर्व में जा रहे हैं तो ये हमारे बाएं हमको दिखाएगा, हमको ये पता रहेगा कि ये भाई उत्तर में ही है। तो अगर हम किसी भी दिशा में जाएंगे तो हमको ये पता रहेगा उत्तर दिशा इधर ही है, तो हम लोग दिशा का ज्ञान आसानी से लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक लघु चुंबक होता है, तभी हमें पता चलता है। इसमें चालक से कोई मतलब नहीं, कंडक्टर तो होता ही नहीं है। ये लोहे की छड़ होती है, यह एक लौह छड़ होती है, ये भी नहीं होता। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर यही सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा देखिए अगला सवाल जो दिया है, यदि एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और सभी दूरियों को मूल बिंदु मानते हुए मुख्य अक्ष पर मापा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई क्रमशः क्या होगी? तो देखिए ये मेन रूप से क्या है, अवतल दर्पण का सवाल है। इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा हम चित्र बनाकर समझाते हैं पहले, उसके बाद इसको डिटेल में बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने बना दिया है एक अवतल दर्पण, जिसको हम लोग इस तरफ क्या कर लेते हैं, पॉलिश थोड़ा सा, क्योंकि दर्पण पीछे चमकदार रहेगा तभी परावर्तित होकर किरण जो है वापस आएगी। तो ये हो गया, ये हो गया इसका पोल। यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, फोकस। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ पे ये पी है। ठीक है, पी मतलब पोल होता है। तो ये चीज हो सकता है आप समझ गए होंगे या फिर पहले पढ़े भी होंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऊंची वस्तु है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ये चीज यहाँ पे दिया गया है। और हमसे कह रहा है वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सी का मतलब दिया हमें 20, तो यह बराबर क्या होता है, c/2, मतलब जो फोकस होता है इसका आधा होता है। तो यह बराबर कितना हो गया, 10। ये चीज पता चल गया। अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी u बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर हमें दे दिया है। और सभी दूरियों को ध्रुव के मूल बिंदु से यहीं से तो मापा ही जाता है, मानते हुए अक्ष पर मापा जाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और क्रमशः ऊंचाई क्या होगी ये हमें बताना है। मतलब आई मतलब हाइट बताना है, इमेज की हाइट भी बताना है, और कहाँ पे है ये भी बताना है। ठीक, तो जाहिर सी बात है हमें दर्पण फार्मूला पता होता है, क्या होता है, 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। इसी में हम लोग रखेंगे। तो देखिए ये चीज, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है बाई तरफ रखा जाता है। ये कितनी दूरी पर रखा गया ऑब्जेक्ट, लगभग 40 सेंटीमीटर दूरी पर दिया है। तो u का मान हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्यों लेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ बाई तरफ ही रहता है, और यहाँ पे देखिए फोकस भी बाई तरफ ही है दर्पण के, तो ये भी हम लोग निगेटिव में ही लेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जब मान रखेंगे तो 1/-f, f की जगह क्या रखेंगे, 10। तो यहाँ पे -10 इज इक्वल टू 1/u का मतलब ये भी माइनस रखेंगे, -40 प्लस 1/v हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए फटाफट सॉल्व हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इधर कर लेते हैं। तो 1/v इजकल टू 1/10, माइनस में है ये, और ये
इसको छोड़िए, यहाँ से हटाते हैं इसको, थोड़ा सा मतलब इधर आसानी से लिखेंगे इसको 1/, अब देखिए ये इधर जाएगा तो 1/40 हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस में है तो इसको हम 1/10 लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 40, तो 1 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 चौक 40 मतलब -4 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1/v इक्वल टू कितना आएगा -3/40, या फिर v बराबर कितना हो जाएगा -40/3 हो जाएगा, ठीक। अब हमें देखिए ये पता चल चुका है कि ये कितना है, या फिर इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहे तो 3 से भाग कर दें, 3 का 3 बचेगा कितना 10, फिर 3 त्रिक का 9, ऐसे 13.33 आ जाएगा। तो कुल मिला के कहाँ पे बना है ये, यहाँ पे बना है 13.33 की दूरी पर, ठीक है। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो यहाँ पे कितना दूरी पे बनेगा 13.33 की दूरी पर, जो कि इधर ही बनेगा। क्यों इधर ही, देखिए ये माइनस में आया है यहाँ पे, ठीक है, तो इधर ही बनेगा। तो पहली बात तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ से हम देख कर इसको टिक मार सकते हैं कि हाँ यही वाला सही है, क्योंकि -13.33 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा इमेज। लेकिन अगर हमें ये हाइट फाइंड करना है तो हम आपके लिए इसको फार्मूला क्या होता है, I/O इजकल टू -V/U, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे हम लोग इसको अभी मान रख कर देखते हैं। तो I हमको दिया है, कितना दिया है, कहाँ पे गया आई, हाँ आई हमको क्या करना था, फाइंड करना था, हमको ओ पता है। तो I/O रखेंगे, ओ का मान हम लोग रखते हैं 10 सेंटीमीटर, बराबर -V का मान रखेंगे तो माइनस में ही है, तो -40/3 रख देते हैं हम लोग आसानी के लिए, माइनस प्लस हो जाएगा ये अब, ठीक है 40/3, और u की जगह हम लोग क्या रख देते हैं यहाँ पे, u हमको दिया है -40, ठीक। तो अब देखिए ये क्या होगा, ये 40 है तो 40 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 40 से, तो यहाँ पे बचेगा क्या I/10 इजकल टू 1/3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10/3, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 10/3, या फिर इसी को हम काटेंगे 3.33 लगभग आएगा, ठीक। तो कुल मिला के हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, 13.33 और 0.33 सेंटीमीटर जो होगी इसकी हाइट हो जाएगी। कुल मिला के हम लोग इस फार्मूले पर रखकर और इस फार्मूले पर रखकर ये दोनों चीज फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है दिया है, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो जिसमें मेरे भाई देखिए अब CH4, यहाँ पे सीधा हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है CH4, ये क्या होता है मीथेन, जो ये कार्बनिक यौगिक है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोकार्बन। ये तो हो गया। फिर यहाँ पे ये वाला देखते हैं क्या दिया है C2H6, ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, छोड़िए जाने दीजिए उसको, तो यहाँ पे ये क्या है C2H6 दिया है, मतलब CnH2n+2 है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे 2 रख देंगे तो हमें मेथ एथ मतलब मेथ एथ आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एथाइन, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, एथाइन का फार्मूला है। और यहाँ पे ये जो दिया है क्लोरोफार्म है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि क्लोरोफार्म का डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी फार्मूला, CH3L3 होता है क्लोरोफार्म। और जो यहाँ पे हमारा कार्बनिक यौगिक नहीं है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है ही नहीं, यहाँ पे ये जो दिया है कोबाल्ट दिया है और NO3 दिया है, तो ये वाला क्या है कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला जो सवाल दिया है, लेंस के गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन से गुजरती है,
तो अभी जब हम यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन अवतल लेंस वाला समझा रहे थे आप लोगों को, तो उसमें बताए थे कि यहाँ से अगर कोई किरण गुजरती है तो सीधे गुजर जाती है, ठीक, पोल से। कहाँ से बताए थे? पोल से। अभी बस दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब बता रहे थे तो ये चीज़ बताए थे आप लोगों को कि मतलब जो आपतित किरण होती है, कहाँ गया चौथा वाला, इसी में था, यहाँ पे बताए थे, ठीक है। ये मिल नहीं रहा है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। आपतित किरण मुख्य किरण एक कोण से बनाते दर्पण के ध्रुव से। हाँ, ये वाला चौथा ऑप्शन जो था डी वाला। डी वाला कहाँ पे जाके मिल रहा था? क्यू से। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष से दूसरी और आपतित किरण के सामने समान कोण से जो है बनाती है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने बताया था आपको कि जो पोल से किरण जाती है ये सीधे सीधे निकल जाती है, ये कहीं भी परावर्तित होकर नहीं लौटती है, ठीक है। तो इस वाले में हमको आंसर क्या लगाना है, आप लोग ध्यान दीजिए इसको। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? हाँ, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र, ठीक। अब यहाँ पे चूंकि लेंस दिया है तो यहाँ पे हमको आंसर क्या लगाना पड़ेगा? प्रकाशिक केंद्र, क्योंकि लेंस में जो होता है प्रकाशिक केंद्र ही होता है, ठीक है।